नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली, इसको भी आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल द्वारा दायर अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एएम सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 मौकों पर अंतरिम जमानत मिली, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45 के कड़े प्रावधान हैं। उन्होंने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नियमित जमानत का भी हवाला दिया। कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक उल्लेख के आधार पर रोक लगा दी थी। सिंघवी ने आश्चर्य जताया कि जब केजरीवाल को पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत जमानत मिली है तो उन्हें सीबीआई मामले में नियमित जमानत से कैसे वंचित किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के समान कठोर शर्तें नहीं हैं। उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को बीमा गिरफ्तारी करार दिया, जो ईडी मामले में केजरीवाल की रिहाई से ठीक पहले 26 जून को की गई थी। जब सिंघवी ने बताया कि केजरीवाल ने अंतरिम जमानत भी मांगी तो जस्टिस कांत ने कहा, हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। सीनियर वकील ने अगले सप्ताह सबसे छोटी तारीख का अनुरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तदनुसार पीठ ने मामले को अगले सप्ताह 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में नवीनतम याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई, जिसमें 5 अगस्त के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका एकल न्यायाधीश की पीठ ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। आप प्रमुख को 26 जून 2024 को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था, जबकि वह कथित शराब नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। कुछ सप्ताह बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया। हालांकि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे न्यायिक हिरासत में ही रहे। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 5 अगस्त को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज की, लेकिन जहां तक जमानत का सवाल है, उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं खनिज संपदा वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। फैसले से केंद्र और माइनिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। फैसला खनिज वाले राज्यों के हक में नहीं है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज अपने फैसले में कहा है कि खनिज संपदा पर टैक्स पूर्वगामी होगा, यानी कि 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से पहले से टैक्स लागू होगा। हालांकि कंपनियों पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं राज्य सरकारें अब कंपनियों से 1 अप्रैल 2005 से 12 साल की अवधि में टैक्स ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र के फैसले के बाद से टैक्स लागू करने की मांग की गई थी। दरअसल खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले में अलग अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 86 याचिकाओं पर 25 जुलाई को सीजीआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक पीठ बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला किया है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि टैक्स का ये मामला पूर्व से लागू होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लागू माना जाएगा। इस पर ही आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिया है और आपको बता दें कि इससे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को फायदा होगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में पहुंचा और 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने टैक्स की अवधि 1 अप्रैल 2005 से लागू करने का फैसला सुनाया। हालांकि इस टैक्स पर कोई भी ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। अब 1 अप्रैल 2005 से 12 साल की अवधि में राज्य टैक्स ले सकेंगे। टैक्स के भुगतान का समय 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से 12 वर्षों की अवधि में किश्तों में देना होगा। 5 जुलाई 2024 से पहले की किसी भी तरह की टैक्स की मांग पर राज्य कोई भी ब्याज या जुर्माने की मांग नहीं कर पाएंगे। इससे पहले 9 जजों की पीठ ने कहा था कि राज्य जो है वो खनिजों के लिए मिलने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता और खनिज युक्त जमीन पर अलग से टैक्स लगाना राज्यों के अधिकार के दायरे में आता है। वहीं शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के दौरान आपको बता दें कि इस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। बताया भी जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईवे कोई पार्किंग की जगह नहीं है। हरियाणा सरकार हाईवे की एक लेन को एम्बुलेंस, स्कूल बसें और इमरजेंसी सर्विसेज और आने जाने वाले स्थानीय लोगों के लिए खोल सकती है। इससे जनजीवन आसान होगा और सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी पंजाब और डीजीपी हरियाणा, साथ ही अंबाला और पटियाला जिले के पुलिस प्रमुख को भी सप्ताह में बैठक करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हम मामले को लंबित रखते हैं। किसानों को भी नहीं लगना चाहिए कि उनको अलग थलग और किनारे कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाला पैनल की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित किया जाएगा। बता दें आपको कि जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले बेंच ने कोर्ट ने राज्य सरकारों की तरफ से सुझाए गए नामों पर संतुष्टि जताई है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से इस गंभीर प्रयास की हम सराहना भी करते हैं और हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केस में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी और पंजाब और हरियाणा की सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए निष्पक्ष कमेटी यानी कि निष्पक्ष कमेटी के सदस्यों के नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं। ये कमेटी सदस्य किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की तरफ से सुझाए गए नामों पर संतुष्टि जताई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच कर रही है। हरियाणा की तरफ से एसजी तुषार मेहता और पंजाब की तरफ से एजी गुरविंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बॉर्डर बंद रखने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी। बता दें कि फसलों के एमएसपी को लेकर किसान 2024 से आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया था।
भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा हुआ केस भी बंद कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वायदा भी किया है। बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों द्वारा जो बाबा रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच में रामदेव और आचार्य को पहले भी साक्ष्य आधारित चिकित्सा के खिलाफ कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने हलफनामे का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कथित भ्रामक अभियान के खिलाफ भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अवमानना मामला शुरू किया गया था। ये मामला साल 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया था। इसमें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को बदनाम किया है। पतंजलि की ओर से एडवोकेट गौतम तालुकदार ने कहा कि कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर केस बंद कर दिया है। पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अगली खबर का रुख करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के दौरान ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ ने न्यायालयों और लोगों के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करने के बार एसोसिएशन यानी कि बार द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना दी है और उन्होंने याद दिलाया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वकीलों ने अपनी आकर्षक कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया और खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। CJI ने कहा कि न्यायालयों का काम आम भारतीयों के संघर्षों को दर्शाता है जो अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। CJI चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और पिछले 77 वर्षों में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर विचार करते हुए अपना संबोधन शुरू किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने वैश्विक शक्ति गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है, जो साम्राज्यवाद के पतन और सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के उदय का संकेत था। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और दर्शकों को उनके सपनों को पूरा करने की निरंतर जिम्मेदारी की याद भी दिलाई। मुंशी गोविंद वल्लभ पंत, देवी प्रसाद खेतान, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, NG Iyengar, BL Mittal, among so many others. They were instrumental not only in achieving freedom for India, but also in establishing a fiercely independent judiciary. But the task of patriotic lawyers did not end with India achieving her independence. Lawyers in the bar have been a constant force of good in our country, even after independence. The courts are vital to uphold the rights and dignity of citizens. But the bar, wedded to the Constitution and the rule of law, is vital to uphold the conscience of the courts. Members of the bar are the crucial link between the people and the judges. They allow us to absorb the pain and the pulse of the people. Equally, the bar is the representative of the profession and by extension of the judges before the people. खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान उच्च न्यायालय ने इस केस की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें आपको कि ये जो सुनवाई है वो लगातार चल रही। CBI जांच के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की है। कोर्ट ने कहा है कि वे एक पवित्र पेशे से जुड़े हैं। कोर्ट ने शुक्रवार सुबह सेमिनार हॉल में डॉक्टर्स के मृत पाए जाने के बाद ही अस्पताल प्रशासन की कार्रवाई
में गंभीर खामियों पर गौर किया और कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के माता पिता चाहते हैं कि स्वतंत्र निकाय की ओर से मामले की जांच कराई जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। सीबीआई जांच की हाईकोर्ट द्वारा निगरानी की जाएगी। अब कोर्ट ने सीबीआई को समय समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अगर मृत लड़की के माता पिता को खतरा महसूस होता है तो सीबीआई को गवाह सुरक्षा योजना के तहत उन्हें सुरक्षा देने की बात भी यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि सभी आवश्यक कदम इसके लिए उठाए जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हत्या इतनी विभत्स थी कि चिकित्सकों और प्रशिक्षुओं का गुस्सा वाजिब है, उनकी पीड़ा जाहिर करना भी ठीक है। और बता दें कि पूरे पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स और प्रशिक्षुओं ने घटना के विरोध में जो काम है वो बंद कर रखा है और अस्पताल के कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई द्वारा एडटेक फर्म बायजू के खिलाफ शुरू की गई दिवालियापन की कार्रवाई को बंद कर दिया था। ये कार्रवाई दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर 158 करोड़ रुपए के बकाये पर की गई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एनसीएलटी के फैसले को चुनौती देने वाली यूएस आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर सुनवाई कर रही थी और कोर्ट ने विवादित आदेश पर रोक लगाई और बीसीसीआई को अगले आदेश तक 158 करोड़ रुपए की राशि अलग एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। बेंच ने नोटिस जारी करे और साथ ही साथ अगले आदेशों तक 2 अगस्त 2024 की एनसीएलटी के विवादित आदेश पर रोक रहेगी। इस बीच बीसीसीआई 158 करोड़ रुपए की राशि को बनाए रखेगा जो कि अगले निर्देशों तक एक अलग एस्क्रो अकाउंट में समझौते के अनुसरण में वसूल की जाएगी। बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन आदेश का विरोध किया और अनुरोध किया कि बीसीसीआई को पहली पीठ द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाए। कहा गया कृपया निर्णय पर रोक न लगाए, इसे रहने दें। पहली बार मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, हमें नहीं सुना गया, हमारे पास हर बात का जवाब है माय लॉर्ड। सीबीआई ने स्पष्ट किया कि न्यायालय केवल राशि को एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए कह रहा है और न्यायालय में जमा नहीं करने के लिए कह रहा है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने किया और जिन्होंने कहा कि बायजू और बीसीसीआई के बीच समझौता वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध था। दीवान ने जोर देकर कहा कि बायजू के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई लंबित संस्थापक रिजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस किशोर को जमानत दे दी जो 1 साल से अधिक समय से हिरासत में था और कोर्ट ने देखते हुए जमानत दी है कि किशोर न्याय बोर्ड, ट्रायल कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहे कि धारा 12 उपधारा 1 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान मामले पर लागू होते हैं। जेजे एक्ट की धारा 12(1) के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, चाहे वे जमानतदार हो या उसके बिना। इस धारा के प्रावधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार है। रिहाई से किशोर ज्ञात अपराधियों के साथ जुड़ जाएगा, किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगा। आदेश लिखने के बाद जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की, कुछ तो करना ही होगा। जुवेनाइल को 1 साल तक इस तरह कैसे हिरासत में रखा जा सकता है, वैसे भी उसे स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जेजेबी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सभी ऐसे किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रहे।
सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच की ओर से हितों के टकराव के आरोपों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। आवेदन में पहले के आवेदन को स्वीकार करने की मांग की गई, जिसमें सेबी को अडानी समूह के कंपनियों के खिलाफ लंबित जांच पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई। यह आवेदन विशाल तिवारी द्वारा दायर किया गया, जो 2023 में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने अडानी ग्रुप द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर के संबंध में जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की थी। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को समर्थन करते हुए सीबीआई एसआईटी जांच के खारिज जो याचिका है उसे खारिज कर दिया था। बता दें आपको कि उन याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह चल रही जांच को अधिमानत 3 महीने के भीतर पूरा करें। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।